हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज ये बताते हुए आपको कि आज दैट इज 8th of May 2020 मेरे चैनल को 1 month कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव। ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हर पर्सपेक्टिव में हेल्प कर सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और मुझ पे इतना ट्रस्ट करने के लिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपका ये ट्रस्ट हमेशा बरकरार रखूंगी और आपको हर तरह से हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट 4 स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। और हमने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था टेरिफ बैरियर्स के बारे में और टेरिफ सिस्टम के बारे में, राइट? तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अपने सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली नॉन टेरिफ बैरियर वो बैरियर होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट लगाती है। और वो क्यों लगाती है? ताकि जो फॉरेन कंट्री के जो भी इम्पोर्टर्स हैं वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट को रुइन ना कर दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट में भी बन रहा है और फॉरेन कंट्री में भी बन रहा है, ठीक, और हो सकता है हमें वो प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करना चीप पड़ रहा है और डोमेस्टिक मार्केट में वही प्रोडक्ट ज्यादा कॉस्ट पे है। तो उससे क्या होगा, अगर हम टेरिफ बैरियर्स या नॉन टेरिफ बैरियर्स नहीं इम्पोज करेंगे तो जो इम्पोर्टर्स हैं वो हमारी मार्केट को कैप्चर कर लेंगे और हमारी डोमेस्टिक मार्केट क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसको सेव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ टेरिफ बैरियर्स और कुछ नॉन टेरिफ बैरियर्स को लगाती है जिससे डोमेस्टिक मार्केट को या डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को सेव किया जा सके और इम्पोर्ट्स कम हो और एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जा सके। ठीक है, तो ये एक बेसिक मतलब है नॉन टेरिफ बैरियर्स का। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। A non-tax barrier are imposed by the governments to favor domestic over foreign suppliers. Non-tariff measures include all measures other than tariffs, the effect of which is to restrict imports or to significantly distort trade, मतलब ट्रेड को रोकना। ठीक, नॉन टेरिफ बैरियर्स और इसको शॉर्ट में अगर कहें तो NTBs arises from different measures taken by the governments and authorities in form of government laws, regulations, policies, conditions, restrictions और specific requirements। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लॉज, रेगुलेशंस, पॉलिसीज या कुछ ऐसे स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है जिससे ट्रेड में दिक्कत होती है। ठीक, various non-tariff barriers are imposed by the government to restrict imports और टू फेवर एक्सपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा ये मतलब होता है कि हम जितना ज्यादा हो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके और अपने इंपोर्ट्स को कम कर सके। ठीक है, तो एक तरह से कहने का मतलब है कि हमारी कंट्री में इनफ्लो ज्यादा हो और आउटफ्लो कम हो। ठीक, तो आई होप ये नॉन टेरिफ बैरियर का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ मेजर नॉन टेरिफ बैरियर्स, कौन से मेजर नॉन टेरिफ बैरियर्स हैं? सबसे पहले है हमारा कोटाज। ठीक, तो कोटा क्या होता है? देखिए, कोटा बेसिकली एक गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड रेस्ट्रिक्शन है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाता है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पे या उसकी मॉनेटरी वैल्यू पे। ठीक है, फॉर हम कोई एक प्रोडक्ट को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट एक्स है, ठीक है, तो अगर उसकी क्वांटिटी पे लगेगा, जैसे 10 यूनिट के आगे अगर वो ट्रेड होगा तो उस पर कोटा लगेगा, या उसकी मॉनेटरी वैल्यू की 1 बिलियन या $10 के ऊपर का होगा तो उस पर कोटा लगेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है। ठीक, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो चाहे यूनिट वाइज हो। ठीक, और किस पे लगाती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे ही लगाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट पे भी लगता है, जरूरी नहीं है कि हम इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करें, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स को भी रोकना पड़ता है क्योंकि ऐसे कई सारी एसेंशियल्स हैं जो हमारी कंट्री में बनती हैं, लेकिन हम उनको इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो हमारी कंट्री में उन प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो जाएगी, इसलिए एक्सपोर्ट में भी कोटा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अ कोटा इज अ गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड रेस्ट्रिक्शन that limits the number or the monetary value of goods that a country can import or export during a
particular period. ठीक है, countries sometimes impose them on specific products to reduce imports and increase domestic production. जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं कि क्यों किया जा रहा है, ताकि हम imports को reduce कर सकें और अपनी डोमेस्टिक मार्केट का प्रोडक्शन को बढ़ा सकें. ठीक है, द टाइप ऑफ कोटाज आर, देखिए कितने टाइप के कोटाज हैं ये देख लेते हैं. सबसे पहला है हमारा टेरिफ कोटा. तो बेसिकली टेरिफ कोटा क्या होता है, देखिए टेरिफ कोटा में बेसिकली एक लिमिट लगा देती है गवर्नमेंट. ठीक है, अगर आपने उस लिमिट के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, ठीक, तो आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे करने होंगे. ठीक, क्योंकि हमने टेरिफ में जब बात करी तो टेरिफ क्या होता है, हमारा एक टैक्स होती है, ड्यूटी होती है. ठीक है, तो आपको एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे करना होगा, या हो सकता है आपको कोई टैक्स या कोई ड्यूटी ना पे करनी पड़े उस लिमिट के अंदर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो. ठीक, लेकिन अगर आप उस लिमिट के बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको एक हायर रेट ऑफ ड्यूटी देनी पड़ेगी. ठीक, तो यही बात कही गई थी टेरिफ कोटा में. एक बार पढ़ लेते हैं. इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ टेरिफ as well as quantity. Here the imports of a commodity up to a specified volume are allowed duty free or at a special low rate of duty. Imports in excess of this limit are subject to a higher rate of duty. ठीक है, so I hope आपको ये समझ में आ गया होगा टेरिफ कोटा क्या होता है. ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं दूसरा. नाउ नेक्स्ट है हमारा यूनिलेटरल कोटा. ठीक है, यूनिलेटरल क्या मतलब हुआ, वन साइड. जैसे हमने बात किया था यूनि का क्या मतलब होता है, वन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा कोटा होता है जिसमें जो इंपोर्टिंग कंट्री होती है वो एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी पे एक लिमिट इम्पोज कर देती है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन वो एक्सपोर्टिंग कंट्री को नहीं देती है. ठीक है, तो ये होता है हमारा यूनिलेटरल, क्योंकि वन साइडेड हुआ ना, क्योंकि एक्सपोर्टिंग कंट्री को इस बात की कोई जानकारी नहीं हुई कि उसने कितने प्रोडक्ट पे कितनी लिमिट लगा रखी है ना, तो ये इसीलिए कहलाता है यूनिलेटरल, वन साइडेड. सो इन दिस सिस्टम अ लिमिट इज इम्पोज्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इंपोर्टेड विदाउट प्रायर कंसल्टेशन और नेगोशिएशन विद द एक्सपोर्टिंग कंट्री. ठीक है, तो एक्सपोर्टिंग कंट्री को कोई भी नॉलेज नहीं होती है इस बात की. ठीक, नेक्स्ट है हमारा नेगोशिएटेड बायलेटरल और मल्टीलेटरल कोटा. जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा वर्ड से ही, बायलेटरल मतलब टू साइडेड, नेगोशिएटेड मतलब जहां पे आपसी समझौता हो जिसको कहते हैं. ठीक, ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स इन विच कोटा लिमिट्स ऑन इम्पोर्ट्स आर फिक्स्ड आफ्टर नेगोशिएशंस विद सप्लाइंग कंट्रीज और एक्सपोर्टर्स. ठीक, तो यूनिलेटरल में क्या था कि इंपोर्टिंग कंट्री ने एक्सपोर्टिंग कंट्री को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन नेगोशिएटेड बायलेटरल या मल्टीलेटरल कोटा में दोनों ही कंट्रीज के पास एक इंफॉर्मेशन है और उन्होंने आपसी सहमति से ही कुछ प्रोडक्ट्स पे लिमिट लगाई हुई है. ठीक, या कोटा लगाया हुआ है. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब आपको. नेक्स्ट है हमारा कंट्री कोटा. ठीक, व्हेन यूनिलेटरल कोटा इज असाइन्ड बाय शेयर्स टू डिफरेंट कंट्रीज इट इज कॉल्ड एज कंट्री कोटा. जब हमारा यूनिलेटरल कोटा शेयर्स के कंपैरिजन में या शेयर्स की वैल्यू में करा जाता है, डिफाइन या असाइन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंट्री कोटा कहते हैं. ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा सब्सिडीज. जैसा कि आपको पता है सब्सिडी क्या होती है, गवर्नमेंट भी आपको एलपीजीज हैं इस पे सब्सिडी देती है. तो क्यों दे रही है, क्योंकि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, या ज्यादा ना पड़े, कम पड़े, है ना. तो जो गवर्नमेंट है वो भी क्या करती है, जो डोमेस्टिक मार्केट के प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है. ठीक, अब अगर सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो उनकी कॉस्ट कटिंग होगी. ठीक है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे. अब अगर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बन गए तो जो फॉरेन मार्केट है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उससे कम्पीट भी कर सकेंगे, है ना. तो जो भी प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में इंपोर्ट हो रहे होंगे उनके साथ भी एक अच्छा कंपटीशन कर सकेंगे, और जो हमारे प्रोडक्ट्स ओवरसीज मार्केट में जा रहे हैं वहां भी एक अच्छी मार्केट क्रिएट कर पाएंगे. ठीक है, तो सब्सिडीज इसीलिए दी जाती है ताकि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट के प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट अपना एनरिच कर सके और फॉरेन कंट्रीज में या फॉरेन मार्केट्स में एक कंपटीशन बन सके. ठीक है, तो नेशनल गवर्नमेंट
sometimes grant subsidies to their producers to help improve their trade positions. Subsidies help local companies to be cost competitive not only with the imported products but also with domestic products in overseas market. Government provide various types of export assistance to exporters to make the export products more competitive in overseas market. तो इसीलिए गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक एक्सपोर्ट असिस्टेंस मिल पाए, एक हेल्प मिल पाए, जिससे वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक कंपटीशन ला सके, ठीक है, ओवरसीज मार्केट में। ठीक, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकल कंटेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। अब इसमें क्या कहती है गवर्नमेंट कि आप जो भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट में लोकल कंटेंट होना जरूरी है। मतलब आपकी डोमेस्टिक मार्केट का प्रोडक्ट या डोमेस्टिक मार्केट से कोई इनपुट आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए। ठीक, अब हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा रिस्ट्रिक्शन ना लगाती तो वो जो प्रोडक्ट या वो जो रॉ मटेरियल आपको अपने प्रोडक्ट में यूज करना था आप कोई और कंट्री से ले लेते, है ना। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ बैरियर लगाया है और ये कहा है कि आपको लोकल कंटेंट या लोकल मार्केट का जो इनपुट है या रॉ मटेरियल है वो अपने प्रोडक्शन में लेना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दीज रेगुलेशन सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनपुट्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डोमेस्टिक सप्लाईज। जो डोमेस्टिक मार्केट का कुछ रॉ मटेरियल हो या कुछ इनपुट हो वो आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट टेक्निकल एंड हेल्थ रेगुलेशन। देखिए अब ये कैसे एक बैरियर हो सकता है। देखिए कोई भी कंट्री है उसकी हर चीज अलग होती है, प्रोडक्ट को अपने पैक करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, लेबल करने का तरीका अलग होता है ना। तो ये भी क्या है, एक तरह से बैरियर का रोल प्ले कर सकता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी क्या कहती है, प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे पैक्ड होने चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल पैकेजेस होने चाहिए उसके, है ना। तो ये भी क्या है, एक तरह से उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अगर उनको जो भी पैकिंग में अपने प्रोडक्ट्स चाहिए वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्निकल एंड हेल्थ रेगुलेशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटी डंपिंग रेगुलेशन। ठीक है, एंटी डंपिंग को समझने से पहले समझते हैं कि डंपिंग का क्या मतलब होता है। आम भाषा में आप समझते हैं डंप का मतलब क्या होता है, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कह देते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से कह देते हैं कि आई एम डंपिंग यू, मतलब मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए है ना। तो मुझे लगता है आप इजिली रिलेट कर सकते हो। तो डंपिंग का क्या मतलब होता है कि कोई कंपनी या कोई एक्सपोर्टिंग कंट्री वो क्या करती है कि अपने जो प्रोडक्ट है उसको दूसरी मार्केट में या दूसरी कंट्री में जाके क्या करती है, डंप कर देती है लोअर प्राइस पे एज कंपैरिजन टू जो उसकी होम मार्केट में चल रहा है। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों करती है, सीधी बात है कि उसको अपने कंट्री में वो प्रोडक्ट अब नहीं चाहिए, है ना। तो वो क्या करती है कि वो उस प्रोडक्ट को कम रेट्स पे दूसरी कंट्री में डंप कर देती है। अब जब दूसरी कंट्री में उस प्रोडक्ट को डंप कर देती है तो वहां की कंट्री के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो लोकल बिजनेस है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होने लग जाता है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एंटी डंपिंग रेगुलेशन ले आई ताकि अगर कोई भी ऐसी मार्केट या कोई भी ऐसी कंट्री अगर ये करने की कोशिश करे कि वो दूसरी कंट्री को जो है अपने प्रोडक्ट्स ऐसे डंप करके दे दे तो गवर्नमेंट उन पे हेवी ड्यूटीज चार्ज कर सके। ठीक, तो एन एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ प्रोटेक्शनिस्ट, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, tariff that a domestic government imposes on foreign imports that it believes are priced below the fair market value. ठीक, dumping is a process where a company exports a product at a price lower than the price it normally charges in its home country या home market. For protection, many countries impose stiff duties on the products they believe are being dumped their national market, अंडरकटिंग लोकल बिजनेस एंड मार्केट्स। तो आई होप आपको एंटी डंपिंग रेगुलेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा रेस्ट्रिक्शन ऑन सर्विसेज। अब सर्विसेज पे रेस्ट्रिक्शन लगाना। ठीक, तो नॉन टैरिफ बैरियर्स आर इम्पोज टू कर्टेल ट्रेड इन सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज ऑन ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, अकाउंटिंग सेक्टर ऑन वेरियस ग्राउंड्स। ठीक है, तो जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं इन पे भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस जब लग जाते हैं तो वो रेस्ट्रिक्शन किस पे हो गई, सर्विसेज पे हो जाती हैं। ठीक है, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।